हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था शेन और टैंग ने वापस आने के बाद में बॉस वांग को चूजन के बारे में बता दिया होता है। बॉस वांग बोल रहा होता है कि सच में ये बंदा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर एक इंसान के पास में ऐसी पावर है कि वो ज़ॉम्बी से कंट्रोल कर सकता है, तो अगर मैं सच कहूँ तो इंसानियत के लिए वो बंदा बहुत ही बड़ा खतरा है। तभी टैंग और शैन बोलते हैं नहीं, वो बंदा खतरा नहीं है। भले ही देखने में लगे ना कि वो बंदा कोई विलन हो सकता है, पर वो बंदा काफी ज्यादा अच्छा है, उसने हमारी हेल्प तक कर रखी है। तभी बॉस वांग बोलता है कि मैं जा रहा हूँ पर्सनली कंफर्म करने के लिए क्या वो करना क्या चाहता है। इतना पावरफुल इंसान हमारी सिटी में कर क्या रहा है। शैन उसे मना करता है कि मत जाइए, क्योंकि इस बंदे ने कुछ देर के लिए वहाँ पे आने के लिए सभी लोगों को मना किया है। बॉस वांग बोल रहे होते हैं कि इस जगह को रहने लायक बनाने के लिए हम लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत करी है और मेरे बीटीएस गैंग की जिंदगी और उनके घर यहाँ पे दाव पे लग रखे हैं। ऐसे में मैं यहाँ पे बैठ के ना ज़ॉम्बीज़ के आने का वेट नहीं कर सकता कि आखिर कब वो बंदा आएगा और मेरे लोग को डिस्ट्रॉय करके चला जाएगा। अगर उस बंदे ने मेरी बात मान ली तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, पर अगर उस कमीने ने मेरी बात नहीं माना तो मैं थोड़ी देर के उससे फाइट करूंगा और उतना टाइम ना बिल्कुल काफी होगा तुम लोग के यहाँ से निकलने के लिए। आगे जो बॉस वांग होता है वो शेन और टैंग की बताई हुई जगह पे आ गया होता है। गाड़ी से उतरते बॉस वांग सोच रहा होता है कि जगह काफी ज्यादा अजीब हो चुकी है। यहाँ पे बह रही हवा भी ना बाहर के मुकाबले काफी डेंस है। क्या ये सब कुछ उस लड़के की वजह से हो रहा है क्या? फिर जब वो अपने वॉकी टॉकी से बात करने का ट्राई करता है तो वो भी काम नहीं करता। वांग सोच रहा होता है कि यहाँ पे कुछ तो अजीब है। अभी थोड़ी देर पहले वॉकी टॉकी काम कर रहा था, पर यहाँ पे आने के बाद में काम नहीं कर रहा है। और आखिर जो ये ब्लैक ऑरा की क्या चीज है? धीरे धीरे करके ये ब्लैक ऑरा ना काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मेरे लोगों ने मुझे बताया था कि यहाँ पे 1000 ज़ॉम्बीज आ रखे हैं, पर अगर किसी जगह पे 1000 ज़ॉम्बीज होंगे तो हमें मूवमेंट क्यों नहीं होगी? वो जगह कभी भी ना इतनी शांत तो नहीं हो सकती। तभी वहाँ पे चूजन आते हुए बोल रहा होता है कि देख के लग रहा है ना कि तुम बीटीएस गैंग से हो। क्या तुम्हारे साथी ने तुम्हें नहीं बताया कि मैंने यहाँ पे आने के लिए मना किया था? वहीं वहाँ पे चूज वांग को देखते हुए बॉस वांग की पूरी फट गई होती है। बॉस वांग सोच रहे होते हैं कि जो ट्रांसडेंट होते हैं वो इतने पावरफुल नहीं होते। इस बंदे को और इतना खतरनाक है ना कि मैं यहाँ पे खड़ा तक नहीं हो पा रहा। बॉस वांग बोल रहा होता है कि मैं बीटीएस गैंग का बॉस हूँ और मुझे पता चला ना कि यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो रखे हैं। इसी वजह से मैं चेक करने के लिए आया था कि वो ज़ॉम्बीज कई लोगों पे अटैक ना करे और उनकी वजह से मेरे लोगों को दिक्कत ना आए। चूज वन बोलता है अच्छा तुम चेक करने के लिए आए थे, तुम्हारी टेंशन को मैं अभी दूर कर देता हूँ। ये बोलते वहाँ की ब्लैक फॉग पूरी तरीके से गायब कर देता है और वो चूजन को दिखाता है मरे हुए ज़ॉम्बीज का पूरा एक ढेर, जहाँ पे कम से कम 1000 की तादाद में ज़ॉम्बीज मरे हुए पड़े होते हैं। शॉक होते हुए बॉस वांग बोल रहा होता है कि आखिर क्या चल रहा है। चूज वन बोल रहा होता है कि यहाँ से लेके 1 किलोमीटर तक के एरिया के अंदर चाहे कितना ही पावरफुल ज़ॉम्बी या बीस्ट हंटर करे वो जिंदा नहीं बच सकता। उम्मीद करता हूँ कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैंने आने से क्यों मना किया था और अब तुम्हें से कोई भी नहीं यहाँ पे आके मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। आगे जो घबराया बॉस वांग होता है अपनी गाड़ी में आके वापस बैठ जाता है। तभी जिसका वॉकी टॉकी होता है वो भी काम करना स्टार्ट कर देता है। उसके बंदे बोल रहे होते हैं बॉस सब कुछ ठीक है ना, आखिर आप बीच में कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे? वही बॉस वांग बोलते हैं कि टेंशन मत लो, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, हमें यहाँ पे ज़ॉम्बीज को लेकर अब टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे एक बात कहूँ क्या, डोंग सिटी में रहने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। फ्यूचर में जाकर ये जगह ना वर्ल्ड की सेफ जगह बनने वाली है। वही हमें पूरे 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखकर चूजवान ने वहाँ पे ज़ॉम्बीज का पूरा एक अंबार लगा दिया होता है। चूजवान बोल रहा होता है कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मार लिया है, अब देखते हैं कि यहाँ पे इन सभी को मारने पे मुझे क्या बेनिफिट मिला। तभी वो वहाँ के ब्लड पूल के अंदर से अपने मेटल को बाहर निकालता है। चूजवान बोल रहा होता है कि डिमोनिकिन पूरे 1 लाख ज़ॉम्बीज की बॉडीज के बीच में दबा हुआ था और इसी वजह से ये डिमोनिकिन ना काफी हाई क्वालिटी का बना है। लगता है कि पिछले कुछ दिनों से जो मैं मेहनत कर रहा था वो बिल्कुल कामयाब रही। डिमोनिकिन आने के बाद में अब मेरे पास में हर आइटम आ चुका है जिसका यूज करते हुए मैं काफी ज्यादा पावरफुल वेपन बना सकता हूँ। तभी जो वहाँ पे आसमान होता है उसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे आसपास में जितना भी डार्क हो रहा होता है वो सभी का सभी गायब भी हो जाता है। शॉक होते हुए चूजवान बोल रहा होता है कि आखिर ये आसमान में क्या होगा, क्या मुझे यहाँ पे हेवंस की तरफ से फिर से ब्लेसिंग मिलने वाली है क्या? तभी जो हेवेनली फेस और हेवेनली ड्रैगन होता है वो मैं चूजन को घेर लेते हैं। चूजवान सोच रहा होता है कि आपके ऊपर हेवन से गोल्डन रेन गिरना और साथ में आपको फिनिक्स और ड्रैगन देखना ये बहुत ही बड़ी बात होती है। बहुत ही कम ऐसे अच्छे कल्टीवेटर्स भी है ना जिन्हें ये ब्लेसिंग मिली हो। वैसे जो ये गोल्डन रेन है ये तो काफी तक कमाल की है। मुझे यहाँ पे लग रहा है जो मेरी सोल की पावर है वो बढ़ते जा रही है। साथ ही जो मेरा दिमाग था ना वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल होते जा रहा है। कुछ वक्त से कल्टीवेशन में काफी सारी चीजें थी जो कि मेरे को समझ में नहीं आ रही थी, पर अब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो सारी चीजें मुझे काफी समझ में आ जाएंगी। ऊपर से जो मेरी कॉस्ट कंट्रोलिंग टेक्निक्स है वो भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर हो गई है। नॉर्मली जब बंदे फाउंडेशन रिलम पे होता है ना वो अपनी सोल पे काम नहीं कर पाते, उन्हें अपने सोल को मजबूत बनाने के लिए काफी ज्यादा लेवल अप करना पड़ता है।
पर क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरे 1 लाख ज़ॉम्बीज को मारा और मेरे ऊपर गोल्डन रेन हुई, इसी वजह से मैं इसी लेवल पे होते हुए ना अपने सोलो काफी ज्यादा पावरफुल बना पा रहा हूँ। सच में कल्टीवेशन करने के लिए हेवंस का रास्ता भी ना इतना बुरा नहीं है। सिर्फ उसके खिलाफ जाके आप पावरफुल नहीं बन सकते, आप हेवंस के लिए काम करते हुए भी ना काफी ज्यादा पावरफुल बन सकते हो। फिर जब वहाँ पे बारिश खत्म होती है तो पूरा का पूरा मौसम काफी ज्यादा अच्छा हो गया होता है। चूज वन बोल रहा होता है कि इस जमीन में बारिश गिरी है, इसका मतलब ये जमीन भी ना पहले के मुकाबले अब काफी ज्यादा प्योरीफाइड हो चुकी है। अगर मुझे कभी भी हर्ब्स उगाने हो तो मैं जगह को यूज कर सकता हूँ। आगे हमें पूरे 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं चूज वन ने फाइनली अपने वेपन कंप्लीट कर लिया होता है। चूज वन बोल रहा होता है कि खुद के लिए एक वेपन रिफाइन करना बहुत मुश्किल कामों में से एक होता है, लेकिन लास्ट टाइम हेमर की वजह से मेरा सोल था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। इसी वजह से सोल किलिंग रोप को मैंने काफी इजी रिफाइन कर लिया। फिर जब वो हवा में एक नॉर्मल सा अटैक करता है तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जो कि देखते हुए गैंग मेंबर्स भी काफी शॉक रह गए होते हैं। चूज वन बोल रहा होता है सच में ये मैजिक वेपन कमाल का है, क्योंकि मैंने अपनी सोल पावर का यूज करते हुए इस वेपन को रिफाइन किया है। इसी वजह से मेरी पावर्स को ना काफी ज्यादा बढ़ा पा रहा है। अब जबकि यहाँ पे मेरे पास अपना खुद का वेपन आ चुका है, तो अब जो मुझे अगला स्टेप लेना है वो है फाउंडेशन रियलम स्पेल्स ब्लड रिफाइनिंग स्क्रिप्चर, जो कि मैं अंकल यू से लेके आया था। ये पूरे के पूरे 9 स्टेज में डिवाइडेड है। पहले स्टेज के अंदर हम अपने डिमोनिक पावर्स को यूज करना सीखते हैं, और वहीं इसके दूसरे स्टेप के अंदर हम अपने डिमोनिक पावर को यूज करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल क्लॉथ बना सकते हैं। इनके आगे के लेवल्स के अंदर हम अपनी एनर्जी बॉल को भी शूट कर सकते हैं। ये स्पेल भले इतने पावरफुल नहीं होते, लेकिन फाइट के अंदर काफी ज्यादा काम के होते हैं। नॉर्मली जो ये स्पेल्स होते हैं वो एनर्जी को काफी ज्यादा कंज्यूम करते हैं। इसी वजह से डिमोनिक कल्टीवेटर ने स्पेल को नहीं सीखते, क्योंकि उन लोगों के पास में रिसोर्सेज होते ही नहीं है कि वो इतने पावरफुल स्पेल को सीख सके। पर यहाँ पे मेरी ना चीजें बिल्कुल अलग है। मेरे पास में यहाँ पे इतने ज़ॉम्बीज हैं जो कभी भी खत्म नहीं होने वाले। मैंने उस दिन मारे हुए ज़ॉम्बीज की आधी पावर का यूज करते हुए वेपन को रिफाइन कर लिया था, और वहीं आधी पावर को अपनी बॉटल के अंदर फिल कर लिया था। अब मैं यहाँ पे इन बॉटल्स का यूज करते अपनी बॉडी के अंदर डिमोनिक को कल्टीवेट करूंगा। सीन चेंज होता है, हमें लॉन्गजियांग सिटी का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं यहाँ पे एक मीटिंग चल रही होती है, जिसको अटेंड करने के लिए प्रोफेसर भी आ रखे होते हैं। जनरली बोल रहे होते हैं कि प्लीज सभी लोग बैठ जाइए। मुझे पता है कि आप सभी लोग पक्का से सोच रहे होंगे कि इतनी अर्जेंसी में मैंने आप लोग क्यों बुलाया। असल में बात ऐसी है कि हमारे लॉन्गजियांग सिटी की तरफ एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर आगे बढ़ रहा है। लास्ट नाइट के सर्वेलेंस कैमरा के अंदर ये कैप्चर हो गया था। अभी तक हम लोग इस क्रिएचर को पूरी तरीके से नहीं देख पाए, पर हमारे हिसाब से जो इसकी लेंथ है ना वो तकरीबन 30 मीटर लंबी है। कल रात को इसने कार्गो शिप के ऊपर अटैक किया था, और उस शिप के ऊपर 30 लोग थे, 30 के 30 मारे गए, और हमारी जो वो शिप थी ना वो भी डूब गई। आप सभी लोग देख सकते हो कि इतने बड़े क्रिएचर एग्जिस्ट नहीं करते। ये पक्का से कोई ना हाई लेवल का क्रिएचर है। अभी हमारी लिंजन आर्मी के पास में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। इस क्रिएचर को मारना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, पर हम लोग को यहाँ पे कुछ भी करके इसको मारना तो होगा ही, वरना ये हमारी सिटी में आके सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। इसी वजह से हमारे सारे कमांडर्स को मैं ये मिशन देता हूँ कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे आप लोग को यहाँ पे किसी भी चीज का यूज क्यों ना करना पड़े, आप लोग को कैसे भी करके इस क्रिएचर को हराना होगा। प्रोफेसर बोल रहे होते हैं जनरली अगर मैं सच कहूँ ना तो मैं एक बहुत ही पावरफुल इंसान को जानता हूँ। आपको पक्का से वो कल्टीवेटर तो याद होगा ही ना, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। अगर हम उस बंदे से हेल्प के लिए बोले ना तो वो काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। मैंने उस बंदे की स्ट्रेंथ को अपनी आंखों के सामने देखा था, वो बहुत ही खतरनाक है। जनरली बोल रहे होते हैं प्रोफेसर झैंग हमारी कंट्री ना बहुत बड़ी है, और एक कंट्री जिसके अंदर करोड़ों लोग हैं, वहाँ पे किसी बहुत ही पावरफुल बंदे का होना जहाँ शॉकिंग बात नहीं है। पर हाँ मैं ये बात बोल सकता हूँ कि चाहे वो बंदा कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, हमारे 1 लाख सोल्जर्स के सामने वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। ऊपर से आप जिस बंदे के बारे में बता रहे थे, हमें ये भी आइडिया नहीं है कि वो अच्छा इंसान है या बुरा इंसान, और ऊपर से हम लोग को पता भी नहीं है ना कि आखिर वो बंदा कहाँ पर होगा। सीन चेंज होता है, हमें कैंगवन कंटेंट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं हमारे चूज वन को, जो कि अपने कंटेंट वापस आ गया होता है। चूज वन एक वेटर से बोल रहा होता है कि मैं एक ट्रैवलिंग मर्चेंट हूँ, और तकरीबन आज से 3 महीने पहले ना मैं यहाँ पर आया था। तब ना यहाँ पे एक जगह हुआ करती थी जिसका नाम था वू फैमिली टी हाउस। आखिर उस जगह का नाम चेंज क्यों हो गया है? वेटर बोल रहा होता है लगता है कि सर आप यहाँ के नहीं हो, इसी वजह से आपको नहीं पता। आपको पता है वो फैमिली के लोगों ने ना वुईसा के लोगों को पनाह दे रखी थी। जैसे ही इस चीज के बारे में शेनवांग सेट के लोगों को पता चला, उन्होंने अटैक कर दिया और वो सेट वालों से ना उनका टी हाउस भी छीन लिया। चूज वन सोच रहा होता है कि मुझे पता ही था जितने डिमोनिक कल्टीवेटर एक साथ में रहेंगे उतने ही वैराइटिस कल्टीवेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। वो फैमिली वालों के साथ में ऐसा तो होना ही था। अब मेरे लिए पता करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है कि जो मेरे सेक्ट मेंबर है आखिर वो होंगे कहाँ पर। तभी एक्टिंग करते हुए चूज वन बोल रहा होता है कि इस सिटी में डिमोनिक कल्टीवेटर रहते हैं। सच कहूं तो एक ऐसी सिटी के अंदर जहाँ पर डिमोनिक कल्टीवेटर रहते हैं ना, मैं कभी नहीं आऊँ। तभी वेटर बताता है सर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब जो हमारी सिटी है ना ये काफी सेफ हो चुकी है। हमारा जो शेनवांग सेक्ट है उसने गोल्डन ड्रैगन टेंपल के साथ में हाथ मिला लिया है,
और जितने भी डिमोनिक कल्टीवेटर्स है ना वो उन सभी को ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं। लास्ट टाइम यही न्यूज आई थी ना कि हमारी सिटी के अंदर अब एक सिंगल डिमोनिक कल्टीवेटर नहीं है। ज्यादातर तो मारे गए और जो बचे थे ना वो साउथ की तरफ भाग गए। अभी वो ना क्लाउड मिस्ट माउंटेन के अंदर छुपे हुए होंगे और इसी वजह से ये सिटी अब काफी ज्यादा सेफ हो चुकी है। तभी चूजन उसको पैसे देते हुए बोल रहा होता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, डिमोनिक कल्टीवेटर्स के बिना भी सिटी ना काफी रहने लायक बन जाएगी। चूजवान सोच रहा होता है कि मैं वही सेट के लोगों के अंदर सिर्फ और सिर्फ अंकल यू ही थे जो कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रिलम पे थे। उनके अलावा बाकी सभी ना अभी काफी ज्यादा कमजोर है। इस चीज के बारे में राइटिस कल्टीवेटर्स को ही पता है। इसी वजह से वो अंकल और बाकी लोगों को पकड़ने के लिए ना गोल्डो रिलम के बंदों को नहीं भेजेंगे, वो भी इसी सेम लेवल के बंदों को ही भेजेंगे। और अगर सच कहूँ तो गोल्डो रिलम के नीचे जितने भी कल्टीवेटर है मैं उन सभी को काफी ज्यादा इजीली हरा सकता हूँ। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि उनमें से कोई भी हमेशा में टिक नहीं पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे अपने मैजिकल वेपन का यूज करते हुए फाउंडेशन रिलम के बंदे को मार दूं ना तो इससे जब मेरा वेपन है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि उसे एक बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर की सोल मिल जाएगी। और जब कि मैं इस बार यहाँ पे आया हूँ तो वक्त आता है राइटिस कल्टीवेटर्स को मारने का और उन सभी की सोल्स को यूज करते हुए अपने वेपन को काफी ज्यादा पावरफुल बनाने का। आगे जब मैं चूजवान होता है वो क्लाउड मिस्ट माउंटेन आ गया होता है। जैसे वो वहाँ पे आता है उसके सामने 4 कल्टीवेटर्स आ जाते हैं। चूजवान सोच रहा होता है ये तो बहुत ही कमाल का है, इनमें से एक बंदा फाउंडेशन रिलम पर है और वहीं जो बाकी 3 बंदे हैं ना वो की रिफाइनमेंट स्टेज पर है। यहाँ पे आता मेरे काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो गया। एक्टिंग करते हुए चूजवान बोल रहा होता है ताओइस्ट मास्टर आखिर मैंने यहाँ पे क्या गलत किया है जो कि आप चारों पावरफुल मास्टर मुझे रोक रहे हो। तो अभी उनमें से एक आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है कि हम सभी लोग शेनवान के डिसाइपल्स हैं और हम लोग को ऑर्डर मिला है कि हम लोग को डिमोनिक कल्टीवेटर्स को कैप्चर करना है। क्या हम लोग जान सकते हैं कि आखिर तुम कौन सेक्ट से बिलोंग करते हो और आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। चूजवान बोल रहा होता है कि मैं तो छोटा मोटा कल्टीवेटर हूँ जो कि यहाँ पे माउंटेन पे आया डिमोनिक बीस्ट को मारने के लिए ताकि कुछ पॉइंट्स कमा सकूं। बाकी तीनों बंदे बोल रहे होते लड़के तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग कोई बेवकूफ है क्या, हमें पता है कि तुम एक डिमोनिक कल्टीवेटर हो जो कि यहाँ पे एक्टिंग कर रहे हो। चलो ब्रदर्स फटाफट से घेर लो, इस कमीने को मार दो। हो ना ये डिमोनिक कल्टीवेटर्स की हेल्प करने के लिए यहाँ पे आया है। वही हमारा चूजवान बोल रहा होता है ऐसा मत करिए, आप लोग गलत कर रहे हो, मैं बहुत ही नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे बिना बात के मार रहे हो। पहले वाला बंदा बोल रहा होता है कि अब जबकि तुम यहाँ पे मरने वाले हो ना तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ क्या कि तुम यहाँ पे मर क्यों रहे हो। हमें सेक्ट से ऑर्डर मिला था कि जो भी लोग डिमोनिक कल्टीवेटर की हेल्प कर रहे हैं हम उन्हें मार सकते हैं और उन्हें मारने पे ना हमें बहुत ही कमाल के पॉइंट्स मिलेंगे। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमको डिमोनिक कल्टीवेटर हो या नहीं, तुम इस माउंटेन पे आए ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। तुम्हें मारने के बाद में ना हम लोग कह देंगे कि तुम डिमोनिक कल्टीवेटर्स की हेल्प कर रहे थे और तुम्हारे बदले में यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। अभी तक इस तरीके से ना हम लोग 8 बंदों को मार चुके हैं और अगर सच कहें तो हमारी जेबें ना काफी स्पीड से भरती जा रही है। ये बोलते वो सभी लोग चूजवान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं, लेकिन तभी हमारा चूजवान किलिंग रोप का यूज करते हुए उन चारों को वहीं पे खत्म कर देता है। चूजवान बोल रहा होता है कि तो तुम लोग काफी लकी थे, तुम्हें यहाँ पे डिमोनिक कल्टीवेटर मिला था, पर अफसोस तुम लोग काफी ज्यादा वीक थे। तुम्हें क्या पता डिमोनिक कल्टीवेटर्स को मारना ना इतना आसान नहीं होता। फिर वो अपने सोल स्टीलिंग आर्ट का यूज करते हुए सभी की सोल्स को अपने बैग में भर लेता है। चूजवान बोल रहा होता है कि इन लोग की सोल्स का यूज करते हुए मैं सोल बना बनाऊंगा और रही बात मेरे वेपन की तो उसके लिए मैं कोई बहुत ही पावरफुल सोल ढूंढूंगा। इतनी कमजोर सोल्स उसका सोल नहीं बन सकते। आगे हमें पूरे 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं चूजवान को जो कि अपने वेपन को सोल का यूज करते हुए रिफाइन करने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन तभी वो ये काम करने में फेल हो जाता है। चूजवान बोल रहा होता है कि मैं फिर से फेल हो गया, ये वाली सोल बिना किसी भी काम की नहीं थी। पिछले तकरीबन 1 महीने के अंदर में मैं 4 फाउंडेशन रिलम के कल्टीवेटर्स को मार दिया है और की रिफाइन के तो मैंने कितने बंदों को मार दिया मुझे खुद याद भी नहीं है। मेरा जो सोल बैनर था वो पहले के मुकाबले काफी कम्प्लीट हो चुका है, लेकिन मैं यहाँ पे किसी भी सोल का यूज करते अपने वेपन के अंदर सोल नहीं डाल पा रहा। हर बार ये काम करने में ना मैं काफी ज्यादा फेल हो जा रहा हूँ। मेरा वेपन मुझे बार बार बोल रहा है कि मैं किसी बहुत ही पावरफुल बंदे की सोल को चुनूं। अभी हमारा चूजवान सोच ही रहा होता है कि आखिर वो किस बंदे को मारे, तभी उसे बाहर से किसी की फाइट करने की आवाज आती है। बाहर हम देखते हैं राइटिस कल्टीवेटर को जो कि अंकल ल्यू का पीछा कर रहा होता है। गुस्सा करते राइटिस कल्टीवेटर बोल रहा होता है ल्यू झैन तुमने मेरे जूनियर ब्रदर झाओ को मार डाला और बीते 1 महीने के अंदर हमारे सेट के 2 और फाउंडेशन रिलम के बंदों को मार दिया है। तुम्हारी इस गलती के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला। अंकल ल्यू बोल रहे होते अगर मुझे मारना है तो मुझे मार दो, लेकिन जो क्राइम मैंने नहीं किया ना उनके इल्जाम मेरे पे मत लगाओ। तभी जो हमारे अंकल ल्यू होते वो खून खासते अपने घुटनों में बैठ जाते हैं। वहीं वो कल्टीवेटर बोल रहा होता है कि तुम्हारी लाइफ तो यहीं पे एंड होगी, तुम अब काफी इंजर्ड हो चुके हो और तुम्हारे पास मेडिसिनल पिल्स भी नहीं है। मानना पड़ेगा तुम्हारे सेक्रेट डिस्ट्रॉय होने के बावजूद भी ना तुम काफी लंबे टाइम में टिक गए हो, लेकिन आज फाइनली जाके तुम मरने वाले हो। तभी जो वो कल्टीवेटर होता है वो हमारे चूजवान के वेपन को नोटिस कर लेता है और वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वक्त देते हुए शील्ड बना भी लेता है।
लेकिन हमारे चूज वन के वेपन के सामने उसकी शील्ड टिक नहीं पाती और वो उड़ते हुए जाके पीछे गिरता है। तो अभी अपने हिन क्लॉ का यूज करते हुए चूज वन उस राइडर्स कल्टीवेटर के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है। चूज वन बोल रहा होता है कि सच में जो हिन क्लॉ है ना, ये एक बहुत ही पावरफुल अटैक है। वही वहाँ पे शॉक होते हुए अंकल यू बोल रहे होते हैं, क्या तुम फाउंडेशन रीलम में पहुंच गए? तो अभी जो वो राइडर्स कल्टीवेटर होता है वो अपनी टेक्निक्स का यूज करते हुए क्लॉ को काट देता है। अंकल यू बोल रहे होते हैं, चूज वन तुम्हारे लिए जीतना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। यहाँ पे जो तुम्हारा ओपोनेंट है ना, वो है शंशी, जो कि अपने फाउंडेशन रीलम में काफी लंबे टाइम से है और इसी वजह से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस रीलम को पूरी तरह से मास्टर कर चुका है। ऐसे बंदे के सामने तुम्हारा फाइट करना, जो कि अभी ब्रेक थ्रू करे हो, काफी ज्यादा मुश्किल है। शंशी बोल रहा होता है कि लास्ट टाइम मेरे हाथों से लड़के तुम भाग गए थे और मैं सच में कभी नहीं लगा था ना कि तुम इतने कम टाइम के अंदर इतने पावरफुल बन जाओगे। मुझे अब अपने ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैंने डीमन ग्रो करने दिया और आज वो डीमन इतना पावरफुल बन चुका है, लेकिन तुम्हें मार के ना आज अपनी गलतियों सुधार लूंगा। ये बोलते हुए चूज वन के ऊपर में शॉर्ट से अटैक करता है और वो जितने भी अटैक्स होते हैं वो चूज वन को हिट भी कर जाते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो चूज वन नहीं होता बल्कि उसका गिन क्लोन होता है। शॉक होते हुए शंशी बोल रहा होता है कि इस बंदे के पास में कितनी स्किल्स है, आखिर यहाँ पे इतना फास्ट पावरफुल कैसे बन पा रहा है। फिर वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आस पास स्वॉर्ड बना लेते हैं ताकि जब मैं चूज वन का अटैक है वो उनको हिट ना कर पाए। लेकिन तभी मैं चूज वन पीछे से अटैक करते हुए शंशी को वहीं पे खत्म कर देता है और उनकी बॉडी के अंदर से उनकी सोल को बाहर निकाल लेता है। चूज वन सोच रहा होता है कि सच में इस बंदे ने अपनी सोल के ऊपर काफी ज्यादा मेहनत कर रखी थी, अभी तक इतनी बेहतरीन क्वालिटी की सोल मुझे एक बार भी नहीं मिली थी। लगता है कि मैं यहाँ पे इस सोल का यूज करते हुए अपने वेपन को रिफाइन कर पाऊंगा। तभी चूज वन के पास में आते हुए अंकल यू बोल रहे होते हैं कि तुम जीत गए। मुझे यहाँ देखे अभी तुम कुछ दिनों पहले ही ना की रिफाइनमेंट के 9th लेवल पे थे और इतने कम टाइम के अंदर तुमने ब्रेक थ्रू भी कर लिया। चूज वन बताता है कि ओयांग के पास में ना फाउंडेशन पिल थी, जब मैंने वो पिल खाई ना तो मैं काफी सिंपली ब्रेक थ्रू कर पाया। अंकल यू बोल रहे होते हैं कि सिर्फ एक पिल के साथ में तुमने फाउंडेशन बना ली। सच में मेरे बच्चे तुम तो काफी ज्यादा लकी हो। आज तक शायद कोई डिमोनिक कल्टीवेटर रहा होगा जो कि इतनी स्पीड से ग्रो करता हो। वैसे तुम्हें पता है, मैं पीछा करते हुए शंशी बोल रहा था कि मैंने उसके बहुत सारे बंदों को मारा है। ये काम मैंने तो नहीं किया, मुझे पता है कि मेरे अलावा सिर्फ तुम ही इतने कैपेबल हो जो कि आज के डेट में राइडर्स कल्टीवेटर्स को मार सकते हो। तो क्या चूज वन तुमने ये काम किया है? चूज वन बोल रहा होता है कि ये कमी राइडर्स कल्टीवेटर हमारा शिकार कर रहे थे ना, इसी वजह से मैंने उनमें से कुछ को पकड़ के उनका ही शिकार कर दिया। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि शिकारी बनने और शिकार बनने में कितना अंतर होता है। शौक होते हुए अंकल यू बोल रहे होते हैं, ये तो कमाल की बात है, तुम्हें अभी ब्रेक थ्रू करे हुए काफी कम टाइम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें सेम लेवल के बंदों को तुम यहाँ पे काफी ज्यादा इजीली मार पा रहे हो। तुम यहाँ पे जितने कैपेबल हो, अगर मैं तुम्हें एंसेस्टर से मिलाऊं ना तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि वो तुम्हें अपना पर्सनल डिसेबल बना लेंगे। चूज वन बोल रहा होता है, क्या एंसेस्टर? क्या हमारे पास में अभी भी ऐसे कल्टीवेटर्स हैं जो गोल्ड कोर रीलम पर हैं? अंकल यू बोल रहे होते हैं, हाँ हमारे पास अभी भी गोल्ड कोर रीलम के कल्टीवेटर्स हैं, लेकिन इन चीजों के बारे में ना हम यहाँ पे बात नहीं कर सकते। चलो मुझे फॉलो करो, हम आराम से बैठ के बातें करेंगे। आगे हम देखते हैं वो लोग केव के पास में आगे होते हैं। साइड डिसाइपल खुश होते हुए बोल रहे होते हैं, अंकल यू आपको सेफ देख के ना काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। तभी वो लोग अंकल यू के पीछे देखते हैं चूज वन को। खुश होते ही वेईवा चैन बोल रहे होते हैं, मतलब चूज वन आप भी यहाँ पर हो, लेकिन आखिर आप इस माउंटेन रेंज में एंटर कैसे करें? यहाँ पे तो हर जगह राइडर्स कल्टीवेटर फैले हुए हैं ना। तभी जो हमारे अंकल यू होते हैं वो सभी लोग को बताते हैं कि हमारा चूज वन फाउंडेशन रीलम में पहुंच चुका है और आज सिर्फ और सिर्फ चूज वन की वजह से ही वो शेनवांग सेट के शंशी को मार पाए हैं। अगर चूज वन नहीं होता तो पक्का से मारे गए होते। सिर्फ चूज वन ने शंशी को नहीं और भी बहुत सारे बंदों को मारा है। चूज वन की जो अचीवमेंट्स हैं वो काफी ज्यादा बड़ी हैं, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे इसको सेट के अंदर एक रैंक से प्रमोट कर रहे हैं। अब से आप सभी लोगों को चूज वन को अंकल चू कहना होगा क्योंकि वे पावर स्टेटस में मेरी बराबरी पे है। तभी सभी लोग खुश होते हुए बोल रहे होते हैं, अंकल चू हम आपको ग्रीट करते हैं। चूज वन बोल रहा होता है, जूमिंग मुझे यहाँ पे सभी लोग की आवाज आई पर तुम्हारी आवाज नहीं आई, क्या हुआ? तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ हो रही है क्या? तभी जब हमारा जूमिंग होता है वो काफी डरा हुआ होता है, कुछ बोल नहीं पाता। चूज वन बोल रहा होता है कि तुम जैसे नेफ्यू मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये बोलते हुए अटैक करते हुए जूमिंग को वहीं पे खत्म कर देता है। ये देखते हुए वहाँ पे सभी लोग काफी शॉक रह गए होते हैं। अंकल यू बोलते हैं, जूनियर ब्रदर आखिर ये क्या था? तभी चैन बोलता है कि अंकल चू ने कमाल कर दिया। आपको पता है जूमिंग ना गद्दार था, पहले ही अंकल चू को मरने के लिए सभी के सामने छोड़ के चला गया था, इसी वजह से इसको यहाँ पे मार के ना काफी अच्छा काम किया। लिू जेंग बोल रहा होता है, जूनियर ब्रदर चू मुझे इस मैटर के बारे में नहीं पता था, अगर इस कमीने ने आपको पहले मरवाने का ट्राई कर रखा है तो आपने इसको मारे कोई गलती नहीं करी है और मुझे माफ करेगा सब ऐसे बात करने के लिए। चूज वन बोल रहा होता है, नहीं नहीं आपको माफी मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है, इस कमीने जूमिंग ने मेरे को धोखा देने का ट्राई किया था और मुझे यहाँ पे यही पता था ना कि इस कमीने की जान पे बात आई तो ये आप सभी को धोखा देने से पहले एक बार नहीं सोचेगा, इसी वजह से ऐसे बंदे को तो यहीं पे मारना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
देखो मैंने यहाँ पे मारा भले ही जूमिंग को है, लेकिन ये सभी के लिए एक वार्निंग है। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अपने सेट के बंदों को ना फैमिली की तरह मानेंगे और कोई भी एक दूसरे को धोखा नहीं देगा, क्योंकि जो भी ये काम करने की सोच रहा है ना वो देख लो उसके साथ में क्या होने वाला है। चूज वन को ऐसे देखते हुए वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। चूज वन बोलता है वैसे तुम सभी लोगों के लिए मेरे पास एक काफी अच्छी न्यूज है। शनवान सेक के लोगों को मार के ना मैंने बहुत सारी ब्लड पिल्स को हासिल किया है और ये सारी की सारी ब्लड पिल्स अब तुम्हारी है। मैं फाउंडेशन में पहुंच चुका हूँ, तो इसी वजह से ये ब्लड पिल्स मेरे किसी भी काम की नहीं है। तुम यहाँ पे इसको यूज करते हुए आराम से कल्टीवेट कर सकते हो। चूज वन सोच रहा होता है कि जब मैंने पूरे 1 लाख ज़ॉम्बीज को मारा था तो उनके जो ब्लड की मेजॉरिटी पावर थी वो मैंने खींच लिया था और जो वेस्ट बचा हुआ था ना वो मेरे किसी काम का नहीं था, लेकिन इनके लिए मैंने उस वेस्ट का यूज करते हुए ब्लड पिल बनवा दिए। यहाँ पे इन लोगों को लगा कि मैंने इनके लिए बहुत बड़ा फेवर किया है, पर इनको तो पता भी नहीं कि मैं इन लोगों के लिए कचरा लेके आया हूँ जो कि काफी ज्यादा काम का है। तो अभी ये सब कुछ देखते हुए एक बंदा बोल रहा होता है कि इस लड़के ने फोर्स का भी यूज किया और काइंडनेस का भी। जब ये फाइट कर रहा था तब इसने धोखेबाजी का भी यूज किया। मैं कह सकता हूँ कि वुजी सेट के पास में एक बहुत टैलेंटेड इंसान आ चुका है जो कि पक्का ये सेट को ना काफी आगे लेके जाएगा। तो अभी हमारा चूज वन बोलता है कि ये कौन है। अंकल यू बताते हैं कि ये है वू फैमिली के हेड। एंसेस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए इन्होंने अपनी जान पे खतरा लिया है और अभी ये हम लोग के साथ में रह के ना खुद को हील कर रहे हैं। चूज वन बोल रहा होता है मिस्टर वू तारीफ करने के लिए शुक्रिया। वही वो की बोल रहे होते हैं कि मैंने यहाँ पे जो भी कुछ बोला है ना आप उसके काबिल हो। वो की सोच रहा होता है कि ये बंदा बहुत कमाल का है, मैं ऐसे बंदे के जितना क्लोज रह पाऊँ ना मेरे लिए उतना ही अच्छा है। अगर मैं इसको गलती से दुश्मन बना लिया तो मेरे लिए काफी ज्यादा बुरा हो सकता है। चूज वन बोल रहा होता है ब्रदर वू क्या हमारे एंसेस्टर के बारे में आपके पास में कोई भी न्यूज है क्या। वो की बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे जिन एंसेस्टर की बात कर रहा हूँ ना वो हमारे सीनियर ब्रदर लू के मास्टर हैं वान वुइंग। जो शनवान सेट के लोग हैं ना उन लोगों ने उनको पकड़ लिया था और अभी यूनिवो विलेज के उनको कैद करके रखा गया है। चूज वन बोल रहा होता है कि इतने पावरफुल बंदे को ढूंढने के बावजूद भी उन लोगों ने उनको मारा नहीं बल्कि यूनिवो विलेज के अंदर जिंदा छोड़ रखा है। नॉर्मल जो रेटी सेट के बंदे हैं ना वो कभी भी ऐसा करते तो नहीं है। अंकल यू बोल रहे होते हैं कि शनवान सेट वाले ना बहुत बड़े कमीने हैं। तुम्हें पता है उन कमीनों के पास में ना स्वॉट की होती है जो कि डिमोनिक कल्टीवेटर्स को मारने पे ना काफी ज्यादा बढ़ती है। इसी वजह से हम लोग को मारने के लिए वो लोग काफी ज्यादा बेताब रहते हैं। वो की बोल रहा होता है कि हमारे एंसेस्टर के पास में स्पेशल फिजिक है और वो कम शनवान सेट का जो लीडर है वो उन्हीं की फिजिक का यूज कर रहा है, जिसका यूज करते हुए रेगुलरली उनकी बॉडी के अंदर से ब्लड निकाल रहा है, खुद को कल्टीवेट कर पा रहा है। वो कम जब हमारे एंसेस्टर के साथ में कर रहा है ना वो तो कोई डिमोनिक कल्टीवेटर भी ना करे। एक्टिंग करते हुए चूज वन बोल रहा होता है ये तो बहुत कमीने हैं, आखिर हमारे एंसेस्टर के साथ में लोग ये करने की हिम्मत कैसे हुई। साथ ही चूज वन सोच रहा होता है कि अगर मैं भी होता ना तो यही करता। ये जो राइटियस कल्टीवेटर का लीडर है सच में तो काफी समझदार निकला। अंकल यू बताते हैं कि यूनिवो पैलेस को बहुत ही कम लोग गार्ड कर रहे हैं। सभी को लग रहा है कि हम डिमोनिक कल्टीवेटर सभी से भागने में लगे हुए हैं, ऐसे में अपने लोग को सेव करने के लिए हम क्या ही आएंगे। और रही बात सेक्ट लीडर की तो उसे महीने में एक बार आता है ब्लड निकालने के लिए। अगर हम लोग मास्टर को बचाने के लिए तब जाए जब सेक्ट लीडर वहाँ पे ना हो तो हम लोग काफी इजीली मेरे मास्टर को बचा लेंगे। चलो मास्टर को बचाने के लिए जूनियर ब्रदर साथ में एक काम करते हैं। चूज वन बोल रहा होता है यहाँ पे एक दिक्कत है, अभी हमारे पास फाउंडेशन इलम के सिर्फ 3 बंदे हैं और वहीं आप बोल रहे हो कि उनके पास में 4 गार्ड्स हैं। ऐसे में 3 वर्सेस 4 करने में हमें काफी दिक्कतें आएंगी। ऊपर से हम जा रहे हैं उन लोगों पे अटैक करने के लिए तो पक्का से उनके पास में डिफेंसिव एरे भी होंगे। ऐसे में एंसेस्टर को बचा के लेके आना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अंकल यू बोल रहे होते हैं कि किसने कहा कि हमारे पास सिर्फ 3 ही पावरफुल लोग हैं। हमारे पास में एक और ऐसा इंसान है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो और कोई नहीं हमारे फर्स्ट एंसेस्टर के डिसाइपल है। वो अभी अपने फाउंडेशन इलम के 3rd स्टेज पर है और वो काफी ज्यादा हेल्प कर सकती हैं। वो हमारे सेट के ना सबसे कमाल के टैलेंट में से एक थी और सभी को लगा था कि काफी कम टाइम के अंदर वो गोल्डो को इलम में पहुंच जाएंगी। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सीनियर सिस्टर ली जुआनजुई की। वो की बता रहा होता है कि मेरी सीनियर ली से बात हुई थी और मुझे पता चला कि उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, वो इन चीजों से अब काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है। पर जब मैं उनके सामने एंसेस्टर को बचाने की बात करी ना तो वो हमारे साथ में एक्शन लेने के लिए तैयार थी। हालांकि उन्होंने कहा कि उनका एंसेस्टर वान के ना एल्डेस्ट डिसाइपल बनना है। अपने घुटनों पे आते हुए अंकल यू बोल रहे होते हैं कि मुझे पता है कि हमारे सब कुछ करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, इसी वजह से बदरचू मैं आपकी हेल्प मांग रहा हूँ। अगर आप ये काम करने में हमारी हेल्प करोगे ना तो मैं मास्टर को बोलूंगा कि आप अपना डिसाइपल बना ले, लेकिन प्लीज एक बार के लिए हम लोग की हेल्प कर दीजिए। चूज वन बोल रहा होता है सीनियर ब्रदर प्लीज आप उठ जाइए, अपने घुटनों पे आके ना अपने को शर्मिंदा कर रहे हो। चूज वन सोच रहा होता है कि फ्यूचर में गोल्डो को इलम में पहुंचने के बाद में मुझे गोल्डो को इलम की स्किल्स भी चाहिए होंगी, वरना वहाँ पे पहुंचने के बावजूद भी ना मैं काफी ज्यादा वीक रह जाऊंगा। और अगर ऐसे मेरे पास में एंसेस्टर रहेंगे जो कि मेरे को गाइड कर सके तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। चूज वन बोल रहा होता है ब्रदर ल्यू आखिर आप टेंशन क्यों लेते हो, हमारे एंसेस्टर को बचाने के लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। और मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि मेरे रहते हुए दिक्कतें हमारे ऊपर नहीं आने वाली बल्कि उनके ऊपर आएगी। आगे हम देखते हैं वो सभी लोग सीनियर सिस्टर ली के पास में आ गए होते हैं।
सीनियर सिस्टर बोल रही होती है, लड़के क्या तुम जुने मतलब चूज वन हो। साथ ही ली सोच रही होती है कि सेक्टर डिस्ट्रॉय होने के बाद से ही सभी लोग के लिए सर्वाइव करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ऐसे में ये लड़का इतना ग्रो कर पा रहा है ना, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। फिर सिस्टर ली सभी लोग को बताती हैं कि यूनिवर्स प्लेस पे अटैक करना ना हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। यूनिवर्स पेरिस के ऊपर ना एक एरे को सेट किया गया है जो कि डिमोनिक कल्टीवेटर्स को ना काफी ज्यादा सप्रेस करता है। उसके रहते हुए हम सभी की जो पावर्स होगी ना वो काफी ज्यादा वीक हो जाएंगी। लेकिन उस एरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए मेरे पास में एक बहुत ही कमाल का आर्टिफैक्ट है जिसे कहते हैं एरे ब्रेकिंग मिरर। जूनियर बदलचू, अभी आप काफी ज्यादा वीक हो क्योंकि आपका फाउंडेशन रीला में पहुंचे बिना काफी कम टाइम हुआ है। इसी वजह से फॉर्मेशन तोड़ने का काम मैं आपको देती हूँ। हम सभी लोग आगे बढ़ के अटैक करेंगे और आप फॉर्मेशन हटाने का ट्राई करोगे। चूज वन बोल रहा होता है, ठीक है सीनियर सिस्टर, जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। फिर आगे बढ़ते हुए सिस्टर ली बोल रही होती हैं कि पक्का से आप लोगों को बाकी चीजों के बारे में तो पता होगा ही। अगर किसी को भी ऑब्जेक्शन ना हो तो हम अटैक करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आगे हम देखते हैं उन लोगों ने अटैक कर दिया होता है। वहीं जब हमारा चूजन होता है वो मिरर का यूज करते हुए एरे की लोकेशन को देख लेता है। अपने कॉस्ट को बाहर निकालते हुए चूज वन बोल रहा होता है कि एरे को डिस्ट्रॉय तुम लोग करोगे। ये एक बहुत छोटा सा काम है, ये मैं नहीं करने वाला। मेरे सोल्जर्स इतने कैपेबल तो हैं ही कि वो आराम से एक काम कर ले। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं बाकी तीनों ने मिलके अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है। जो सीनियर सिस्टर होती है वो एक साथ में दो बंदों से फाइट कर रही होती है। वहीं जो बाकी दोनों होते हैं वो एक एक बंदे से फाइट कर रहे होते हैं। लिू जैंग बोलता है, सीनियर सिस्टर जो हमारे पास सेपरेशन थी ना वो हट चुकी है। सीनियर सिस्टर ली बोल रही होती है कि जिन्हें बदलचू सच में काफी ज्यादा कैपेबल है। उन्होंने ये काम ना काफी ज्यादा फास्ट कर लिया। तभी बंदा चलाते हुए बोलता है, मास्टर हुईकॉन प्लीज बाहर आइए, अगर आपने अटैक नहीं किया ना तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। तभी जो हुईकॉन होता है अपनी दीवार को तोड़ते हुए अटैक कर देता है। हुईकॉन बोल रहा होता है कि बेवकूफ कहीं के, मैं यहाँ पे सही मौके का वेट कर रहा था लेकिन तुमने यहाँ पे बीच में सब कुछ खराब कर दिया। फिर वो अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए सिस्टर ली के ऊपर अटैक करता है लेकिन हमारी सिस्टर ली होती है वो अटैक को डॉज कर लेती है। बाहर आते हुए हुईकॉन बोल रहा होता है, ली जुआनजुई तुमसे वापस मिलके ना सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। चूज वन बोल रहा होता है, ये तो गोल्डन ड्रैगन टेम्पल का मॉन्क हुईकॉन्ग है। मैंने सुना है ना कि ये भी एक बहुत ही कमाल का जीनियस है। सिर्फ और सिर्फ 30 साल के अंदर ये बंदा ना फाउंडेशन रील में पहुंच गया था और साथ ही इस बंदे सीनियर सिस्टर ली के साथ में पहले भी काफी बार फाइट कर रखी है। हालांकि सीनियर सिस्टर ली ने ज्यादातर इस बंदे के सामने हारी ही है। सिस्टर ली बोल रही होती है, हुईकॉन्ग तुम तो एक मॉन्क हो ना, आखिर तुम यहाँ पे किसी भी सेट की हेल्प कैसे कर सकते हो। नॉर्मल जो मॉन्क्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। हुईकॉन्ग बोल रहा होता है कि मॉन्क्स का काम होता है अच्छा काम करना और डिमोनिक कल्टीवेटर को मारना ना बहुत अच्छा काम होता है, तो इसी वजह तुम लोग को मारने में मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए वुकी के ऊपर अटैक करता है। हुईकॉन्ग बोल रहा होता है कि हमने तुम लोग के लिए ट्रैप बिछाया था और तुम सभी बेवकूफ हमारे ट्रैप में आके फंस गए। हम देखते हैं अटैक की वजह से वुकी का एक हाथ उसकी बॉडी से अलग हो गया होता है और जो सिस्टर ली होती है वो लगता है हुईकॉन्ग के अटैक से बचते हुए भाग रही होती है। सिस्टर ली सोच रही होती है कि जानबूझ के हुईकॉन्ग ने हमें बाकी लोगों से फाइट करने दी। बाकी सभी लोगों से फाइट करने की वजह से हम सभी लोग काफी थक चुके हैं और ऐसे में हमें हुईकॉन्ग से फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कतें भी आ रही है। अगर यहाँ पे ये फाइट ऐसी कंटिन्यू रही और जो शनवान सेट के लोग हैं एक बार वो यहाँ पर आ गए तो उसके बाद में हमें से कोई भी ना बच के नहीं निकल पाएगा। अगर मुझे यहाँ पे सभी लोग को बचाना है तो जल्दी कुछ करना होगा। तभी तो सिस्टर ली होती है अपने वेपन ब्लैक विंड फ्लैग को बाहर निकाल लेती है। हुईकॉन बोल रहा होता है, ली जुआन तुम ऐसे भागने की सोच रही हो, पर सच कहूँ तो मेरे यहाँ पे रहते हुए ना तुम कभी नहीं भाग पाओगी। ये बोलते हुए सिस्टर ली के ऊपर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करता है जिसकी वजह से जो उनका फ्लैग होता है वो टूट जाता है और जो हमारे सिस्टर ली होते हैं वो घायल होते हैं, वो जमीन पे गिर जाती है। हुईकॉन्ग बोल रहा होता है कि भले ही अपनी किस्मत से तुम लोग कितना ही क्यों ना भाग लो, किस्मत में जो लिखा हुआ होता है वो तो एंड में आके मिलता ही है। सिस्टर ली बोल रही होती है कि मुझे नहीं लगा था तुमने यहाँ पे सर्विसिंग टेक्निक को मास्टर कर लिया होगा, अब जाके समझ में आ रहा है कि आखिर हम तीनों के खिलाफ तुम अकेले क्यों खड़े थे। तभी जो हुईकॉन्ग होता है वो सिस्टर ली को मारने ही वाला होता है लेकिन उसे फील होता है कि उसके पीछे से कोई बहुत ही पावरफुल वेपन आ रहा है। वो अपने स्पेशल वेपन का यूज करते बचने का ट्राई करता है लेकिन हमारा चूजवान उस वेपन को डिस्ट्रॉय कर देता है। सिस्टर ली सोच रही होती है, क्या चूजन भागा नहीं बल्कि वो यहाँ पे हम सभी लोगों को बचाने के लिए आ गया। उसने यहाँ पे बिल्कुल सही टाइम पे आते हुए ना सर्विसिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग भी हुईकॉन्ग से ना आराम से फाइट कर सकते हैं। हुईकॉन्ग बोल रहा होता है, कमीने कहीं के तू कौन है और आखिर तेरी हिम्मत कैसे मेरे ऊपर स्नीक अटैक करने की। पर हमारा चूजवान होता है वो उसे कोई आंसर नहीं देता। हंसते बाकी राइट साइड के बंदे बोल रहे होते हैं कि डीमन क्लॉक को यूज कर रहा है। सच में जो ये लड़का है ना ये बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, आखिर ये पता हुईकॉन्ग के ऊपर इतनी बेकार टेक्निक को कैसे यूज कर सकता है। तो अभी जब हमारा चूजवान होता है वो हुईकॉन्ग को अपने क्लॉ से पकड़ लेता है और उसके बाद हमें क्लॉ के अंदर yin एनर्जी को डाल देता है जिसकी वजह से वो क्लॉ का अटैक पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो गया होता है और बॉडी के सप्रेस होने की वजह से हुईकॉन्ग के मुंह से भी खून निकल जाता है। शॉक होते हुए सिस्टर ली बोल रही होती है कि इतना स्मार्ट इंसान मैंने कभी नहीं देखा।
चूज़वान पे फाइट करने के लिए ना बहुत ही कमाल का दिमाग लगाया है। उसने वह दिखाया कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है और वो एक हल्का अटैक करने वाला है, जिसकी वजह से हुईकोंग भी ना ऑफ गार्ड हो गया। लेकिन फिर हमारे चूज़वान ने उसी हल्के अटैक के अंदर अपनी एनर्जी को डाल दिया और इसी वजह से ये अटैक ना पहले के मुकाबले काफी ज्यादा खतरनाक हो गया। लिू ज़ेन बोल रहा होता है लेकिन आके चूज़वान के पास में ये एनर्जी आई कहाँ से। चलाते हुए हुईकोंग बोल रहा होता है, चालाक डिमोनिक कल्टीवेटर, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे को ट्रिक करने की। अगर तुम्हें यहाँ से बच के निकल गया ना तो सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। ये बोलते हुए चूज़वान के ऊपर बजरा बीन से अटैक करता है, लेकिन अपने वेपन का यूज करते हुए चूज़वान उन बीन को काफी इजी डिस्ट्रॉय कर देता है। चूज़वान बोल रहा होता है कि तुम मुझे तब मारोगे जब बचोगे। अफसोस की बात तो यह है कि जो भी आज तक मेरे हाथों लगा है ना जिंदा नहीं बचा। घबराते हुए हुईकोंग बोल रहा होता है कि देखो मैं अपने मास्टर का फेवरेट डिसाइपल हूँ, अगर तुमने मुझे कुछ भी किया ना तो बदला लेने के लिए वो आएंगे और फिर तुम्हारे वजह से कोई बंदा नहीं बच पाएगा। लेकिन तभी हुईकोंग का बीच में फाड़ते हुए चूज़वान बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन बेकार सी धमकियों के अंदर मैं फंसूंगा क्या। फिर चूज़वान बाकी चारों को भी बहुत ही कम टाइम में खत्म कर देता है। सिस्टरली आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है चूज़वान, हेल्प करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो की बोल रहा होता है, ब्रदर चू अपनी पावर को छुपाने में तो आप काफी ज्यादा अच्छे हो, आप इतने पावरफुल थे इस चीज के बारे में हमें से किसी को ही पता नहीं था। चूज़वान बोल रहा होता है कभी कभी अपनी चीजों को अपने लोगों से भी छुपा के रखना पड़ता है ताकि दुश्मन को उसके बारे में ना गलती से ही भनक ना लगे। अब जबकि हमने यहाँ पे सभी लोगों को मार दिया है तो हम लोग को फटाफट चल के एंसेस्टर को बता लेना चाहिए। फिर वो सभी लोग वहाँ पे आ गए होते हैं जहाँ पे एंसेस्टर को बांध के रखा गया होता है। एंसेस्टर बोल रहा होता है, शेनवाग सेक्ट लीडर तुम फिर से यहाँ पे आ गए, लगता है कि तुम भीख में फिर से मैं अपडेट लेने के लिए आए हो। तभी लिू ज़ेन बोलता है, मास्टर ये मैं आपका डिसाइपल लिू ज़ेन। शॉक होते हुए एंसेस्टर वान बोल रहे होते हैं, क्या लिू ज़ेन तुम यहाँ पे। फिर वो सभी लोग आगे बढ़ते हुए एंसेस्टर वान को फ्री कराने लगते हैं। लिू ज़ेन बताता है कि हम लोग ना आपको रेस्क्यू करने के लिए आए थे। हंसते हुए एंसेस्टर वान बोल रहे होते हैं कि किसी ने बिल्कुल सही कहा है, अगर तुम्हारी किस्मत तुम्हारे 10 रास्तों को बंद करती है ना तो ये को खोलती भी है, और अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ अपने बनाए होंगे तो तुम्हें वो पक्का से एक दिन हेल्प करने के लिए आएंगे। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इस जगह से ना निकल पाऊंगा, लेकिन आज मेरे सेक्रेट डिसाइपल्स ने मुझे बचा लिया। सच में बच्चों तुम सभी लोग बहुत ही कमाल के हो। फिर लिू ज़ेन बोलता है, मास्टर मैं आपके कुछ ब्लड पीस लेके आया था, आपको हील करने में ना ये काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तभी जो एंसेस्टर होता है वो फटाफट से ब्लड पीस को खाने लगता है और थोड़ी देर के अंदर एंसेस्टर ट्रांसफॉर्म होते हुए काफी ज्यादा मस्कुलर बन जाता है। एंसेस्टर बोल रहा होता है कि इन वीडियो के टूटते ही जो वो कमीना मुंह हुआ शान उसको पक्का से पता चल जाएगा कि मैं फ्री हो चुका हूँ। इसी वजह से मेरे बच्चों हमें पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हमें फटाफट से ना यहाँ से बाहर निकलना होगा। आगे हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। चूज़वान बता रहा होता है कि एंसेस्टर फ्री होने के बाद में खुद को हील करके सेक्रेटरी में चले गए और तब तक के लिए उन्होंने हमें भी बोला कि हम भी आराम से कल्टीवेट करें। इसी वजह से मैं यहाँ पे दिए हुए टाइम का यूज करते हुए अपने वेपन को पावरफुल बना रहा हूँ। मैंने पहले सोचा था कि मैं अपने वेपन के अंदर सनसी की सोल को डालूंगा, लेकिन अब मेरे पास में उसे भी काफी ज्यादा पावरफुल हुईकोंग की सोल आ चुकी है। इसी वजह से मैं दोनों ही सोल्स को अपने वेपन में डाल दिया और कमाल की बात तो ये है कि वो दोनों ही सोल वेपन में कब्जा करने के लिए आपस में फाइट कर रही है और देख के लग रहा है जो हुईकोंग है ना वो जीत जाएगा। तभी जो हुईकोंग की सोल होती है वो वेपन के ऊपर कब्जा कर लेती है। चूज़वान बोल रहा होता है कि जितने तुम पावरफुल थे तुम्हारी सोल मॉन्क होने की वजह से उसी वजह पावरफुल है। तभी जो हुईकोंग होता है वो हमारे चूज़वान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन क्योंकि हमारे चूज़वान ने उसे वेपन में कैद कर दिया है इसी वजह से हुईकोंग हमारे चूज़वान को छू नहीं पाता, क्योंकि अब रूल्स के हिसाब से जो हमारा चूज़वान है वो हुईकोंग का मास्टर बन चुका है। फिर जो हमारा चूज़वान होता है वो अगले 10 मिनट तक हुईकोंग की पिटाई करता है। चूज़वान बोल रहा होता है कि अब जाके तुम काफी शांत हो चुके हो, देखा है तो इस बंदे की सोल काफी ज्यादा पावरफुल है। मैंने एक नॉर्मल से वेपन के अंदर बहुत पावरफुल बंदे की सोल डाल दी, इसी वजह से ये बंदा ना वेपन से बाहर भी निकल पा रहा है। फ्यूचर में मैं जिन भी बंदों को मारूंगा उन सभी की सोल्स को इसे खिला दूंगा, जिससे कि ये ना और ज्यादा पावरफुल होता जाएगा और फ्यूचर में बिल्कुल मैं कॉफ सोल्जर की तरह मेरी हेल्प करेगा। तभी बाहर वीवो आते हुए बोल रहा होता है, अंकल चू जो हमारे एंसेस्टर थे ना वो सेक्टोरियन से बाहर आ चुके हैं और वो आपको बुला रहे हैं मिलने के लिए। आगे जो हमारा चूज़वान होता है वो एंसेस्टर के पास में आ गया होता है। एंसेस्टर वान बोल रहे होते हैं, नेफ्यू ली एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुम काफी ज्यादा कैपेबल हो। अब मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आखिर फर्स्ट एंसेस्टर ने तुम्हें अपना डिसाइपल क्यों बनाया था, अगर तुम नहीं होते तो मैं कभी भी फ्री नहीं हो पाता। वैसे मुझे अभी भी ना यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आ रही, वो जो मॉन्क हुईकोंग था वो काफी ज्यादा पावरफुल था और उसके पास में एवल सप्रेसिंग रूइन भी था। जब उन लोग के पास में इतना कुछ था तो तुमने उनको हराया कैसे। सिस्टर ली बोल रही होती है, एंसेस्टर वान अगर मैं सच कहूँ ना तो जिसने यहाँ पर हुईकोंग को हराया है ना वो मैं नहीं बल्कि बता चू है। शॉक होते हुए एंसेस्टर वान बोल रहे होते हैं, क्या चूदो ने हराया है। लिू ज़ेंग बोल रहे होते हैं, हाँ मास्टर अगर सच कहे तो हम तीनों लोग तो मरने वाले थे। अपनी चालाकी का यूज करते हुए हुईकोंग ने हम तीनों लोगों को ट्रैप कर लिया था और वो हमें मारने ही वाला था, लेकिन तभी चूज़वान वो सामने आया और उसने सभी लोगों को फटाफट से मार दिया। चूज़वान के टैक्टिक्स के सामने ना उनमें से कोई भी नहीं टिक पाया
और आपको पक्का से याद होगा कि चीन से बाहर निकलते ही मैंने आपको ब्लड पिल खिलाई थी। वो सारी की सारी ब्लड पिल्स बिना बदल चूजवान लेके आए थे। आप ऐसा भी कह सकते हो कि आज के डेट में बदल चू हमारी काफी बड़ी हेल्प है। जिस वक्त पे हम सभी लोग छुप रहे थे ना, ये बाहर आर्टिस्ट कल्टिवेटर्स को मार रहे थे, तो आप समझ सकते हो ना कि आखिरी बंदा कितना कमाल का है। तभी हमारा चूतन ग्रीट करते हुए बोल रहा होता है कि मैं वही सेट का चूजवान एंसेस्टर वन को ग्रीट करता हूँ। एंसेस्टर वन बोल रहे होते हैं, अगर मैं सच कहूँ ना तो मैं चूजों के नाम के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। लिू जेंग बता रहा होता है कि जब हमारे साथ डिस्ट्रॉय हो रहा था तब हमारे ब्रदर चूजवान थे वो काफी ज्यादा वीक थे, वो सिर्फ अपनी की रिफाइनमेंट लेवल पे थे, इसी वजह से आपको इनके बारे में नहीं पता होगा। एंसेस्टर वन बोल रहे होते हैं कि मुझे काफी सारे 8 और 9 लेवल के बंदों का नाम याद है, लेकिन मुझे उनमें से कोई भी ना चूजवान नाम का बंदा याद नहीं है। बच्चे मैंने आखिर तुम्हारा आज से पहले नाम सुना क्यों नहीं है? चूजवान बोल रहा होता है कि आपने इसी वजह से नहीं सुना था क्योंकि उस टाइम मैं ना एक बहुत ही ऑर्डिनरी डिसाइपल हुआ करता था। मैं उस टाइम अपने की रिफाइनमेंट के 4th स्टेज पर था और उसी वक्त हमारा सेट डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन हमारे सेट के डिस्ट्रॉय होने के बाद से जो मेरी किस्मत है ना, उसे मेरा काफी ज्यादा साथ दिया है। लकी हेल्थ से आज मैं इतनी जल्दी फाउंडेशन जिले में पहुंच चुका हूँ। शौक होते हुए एंसेस्टर वन सोच रहे होते हैं क्या इतने कम टाइम के अंदर ये बंदा इतना पावरफुल हो गया। इस बच्चे के प्रोग्रेस को देखते हुए मैं एक बात तो कह सकता हूँ, इसका फ्यूचर लिमिटलेस होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे कैसे भी करके इस बच्चे को डिसाइड कर लूँ तो ये मेरे फ्यूचर में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। हंसते हुए एंसेस्टर वन बोल रहे होते हैं, चूज वन देखो तुमने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी है, इसी वजह से मैं तुमसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ मेरे डिसाइपल बनोगे क्या? चूज वन सोच रहा होता है कि इसी चीज का वेट मैं कब से कर रहा था, अब मुझे फ्यूचर में कल्टिवेशन को लेके ना कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तभी झुकते हुए चूज वन बोल रहा होता है, एंसेस्टर डिसाइपल बनाने के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए एंसेस्टर बोल रहे होते हैं कि अगर मैं सच कहूँ ना तो तुम्हें यहाँ पे शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा ऐसा कमाल का डिसाइपल मेरे पास है, ये जान के मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। लीज वन और वूकी तुम्हारे मास्टर मर चुके हैं ना, और अब तुम दोनों के पास में कोई मास्टर नहीं है। शायद से अब हमारे सेट में ऐसा कोई बंदा बचा होगा जो ये गोलो को रिलम पर है, इसी वजह से मैं तुम दोनों से ही पूछता हूँ मेरे डिसाइपल बनोगे? तुम लोगों ने ना मेरी जान बचाई है और इसी के रिवॉर्ड के तौर पे मैं तुम्हें डिसाइपल बना रहा हूँ। तभी वो दोनों भी एंसेस्टर वन को ग्रीट करते हैं और उनके डिसाइपल बन जाते हैं। एंसेस्टर बोल रहे होते हैं, चूज वन इन सभी के मुकाबले में ना तुम काफी टैलेंटेड हो और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा फ्यूचर ना बहुत ही कमाल का होने वाला है, लेकिन अभी भी लीज वन, वूकी और लिू जेन ये तीनों ही तुमसे काफी ज्यादा सीनियर है, इसी वजह से जो लीज वन है वो तुम्हारी एल्डर सिस्टर होंगी, जो हमारा लिू जेन है वो तुम्हारा सेकंड ब्रदर होगा, और वहीं जो वूकी है वो होंगे थर्ड ब्रदर। इन सभी लोगों के बीच में ना तुम सबसे जूनियर हो। लीज वन सोच रही होती कि पहले मुझे लगा था कि एंसेस्टर वन मेरी काफी ज्यादा वैल्यू करेंगे, लेकिन अगर मैं सच को तो मैं भी इनकी जगह होती तो चूतों की वैल्यू ही करती, क्योंकि यहाँ पे मेरे मुकाबले चूतों का टैलेंट सच में काफी ज्यादा कमाल का है। यहाँ पे एंसेस्टर वन ने सबसे पहले चूतों से पूछा था, उन्होंने ये पूछने के साथ ही क्लियर कर दिया कि आखिर वो यहाँ पे किस में इंटरेस्टेड है। लिू जेन बोलता है, मास्टर मुझे क्वेश्चन पूछना था, अब जबकि हम लोग एक साथ में आ चुके हैं तो हमें नेक्स्ट कौन सा काम करना है? एंसेस्टर वन पूछते हैं कि हमारे वही सेट के अंदर में 3 स्टेट आया करते थे, मुझे जानना है कि आखिर हमारे डिस्ट्रॉय होने के बाद में तीनों स्टेट्स के ऊपर कौन राज कर रहा है। लीज वन बोल रही होती है कि इस चीज के बारे में ना मुझे पता है, हमारे टोंगजू के ऊपर ना डिवाइन स्वॉर्ड सेट ने कब्जा कर लिया है, वही जो हमारा जियांगजू रीजन था उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। सबसे पहले हिस्से पे राज कर रहा है गोल्डन ड्रैगन टेम्पल और वही दूसरे हिस्से के ऊपर राज कर रहा है मियाविन टेम्पल। हमारे वुजू रीजन के साथ में भी ना सेम किया गया, उसके जो नॉर्थ की फर्टाइल लैंड थी उसके ऊपर यूली माउंटेन ने कब्जा कर लिया है, वही साउथ के बेयर लैंड के ऊपर तियानी सेक्ट ने कब्जा कर लिया है। इस तरीके से 5 और आइटे सेक्ट ने हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया है। लिू जेंग बोल रहा होता है कि तियानिन सेक्ट को बहुत ही बेकार जगह दी गई है, मुझे याद जब उन लोगों ने हम पे अटैक किया था ना तब हमारे लोगों ने 2 बहुत ही पावरफुल लोगों को मार दिया था और वो दोनों के दोनों बंदे ही ना गोडो को रिलम पे थे। सच में यहाँ पे तियानिन सेक्ट वालों का तो काफी ज्यादा लॉस हुआ है। चूज वन सोच रहा होता है कि इन लोगों के बीच में पक्का से फाइट चल रही होगी, क्योंकि यहाँ पे जितनी बंटवारा किया उसने काफी ज्यादा गलत किया है, किसी को प्रॉपर्ली कुछ भी दिया नहीं गया। लिू जेन बोल रहा होता है, मास्टर आखिर आपको ये चीज बताने का क्या मतलब था? एंसेस्टर वन बोल रहा होता है कि भी तियानी सेक्ट वाले काफी ज्यादा खफा हैं, उनको पका राइटे सेक्ट वालों के ऊपर ना काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा और ये एकदम परफेक्ट टाइम है उन लोगों को ज्वाइन करने का। मैं यहाँ पे तियानी सेक्ट के कुछ लोगों को जानता हूँ और इसीलिए मैंने उन लोगों को ना बात करने के लिए बुलाया भी था। मेरे हिसाब से वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तभी यहाँ पे तियानी सेट का बंदा आते हुए बोल रहा होता है, ओल्ड वांग एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुम में काफी ज्यादा पेशेंस और काफी ज्यादा हिम्मत है। मुझसे करी गई बहुत पहले वाली बात के ऊपर तुम्हें इतना भरोसा था कि तुम यहाँ पे मेरे रीजन में आराम से छुपे हुए हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि प्रॉफिट्स पाने के लिए हमारा तियानी सेट तुम्हें बेच देगा? एंसेस्टर वन बोल रहे होते हैं कि तुम्हें पता है कि वही सेट वालों के पास में कितनी कमाल की चीजें हैं, हमारी कल्टीवेशन टेक्निक्स, हमारे मेथड्स सबसे बेस्टेस्ट थे और ऊपर से डिस्ट्रॉय होने के बावजूद भी हमारे पास में ना बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं। एक बार सोच के देखो कि हम लोग कितने पावरफुल है कि 5 राइटे सेट मिलके भी हम लोग कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। अभी भी हम लोग को मारने में ना उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है
और ऊपर तुम्हें पता है कि हम लोग को बेच के तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि बाकी सेट तुम्हें कोई प्रॉफिट देंगे भी नहीं। सिस्टरली बताते हैं कि जो सीनियर यहाँ पे आए हैं ना, उनका नाम है झाओ बुआई। मैं इनको इसी वजह से जानती हूँ क्योंकि मेरे मास्टर काफी अच्छे दोस्त थे। इनको भी यहाँ पे जो शेनवांग सेट है ना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, क्योंकि वो इन सभी लोगों का रूलर बनने का ट्राई करता है। बुआई बोल रहा होता है, ओल्ड वन एक बात तो कहनी पड़ेगी, बूढ़े होने के बावजूद भी तुम काफी चालाक और रूथलेस हो। ये बात सच है कि हमारे सेट के पास में बहुत ही कम लोग हैं और तुम लोग का हमें ज्वाइन करना हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पर एक बात तो ये भी है ना कि पब्लिकली हम डिमोनिक कल्टीवेटर्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वरना जो बाकी सेट और बाकी लोग हैं वो हमें काफी क्रिटिसाइज करेंगे और पक्का से वो लोग ना हमारे खिलाफ भी हो सकते हैं। देखो यहाँ पे हमें तुम्हारे सेट का साउदर्न रीजन मिला है, वो रीजन जहाँ पे काफी सारे रेन फॉरेस्ट है और वहाँ पे हर एक कदम में बहुत पॉइजनस क्रीचर्स भी रहते हैं। सर्च करो तो वहाँ पे सेटल होना काफी ज्यादा मुश्किल है। काफी दिनों से तुम लोग को लेने के बारे में ना हमारे सेट में बातचीत चल रही थी और हम लोगों ने डिसाइड किया कि तुम्हारे वही सेट को ना अपने अंदर हम लोग मर्ज करेंगे, लेकिन हमारे सेट में होने के बावजूद तुम लोग कभी भी हमारे मेन ब्रांच पे नहीं आ सकते। इस साउदर्न रीजन के अंदर ना तुम्हारे पास में पूरे 3000 माइल्स का एरिया है और इतनी बड़ी जमीन में तुम लोग को दे रहा हूँ डेवलप करने के लिए। उम्मीद है कि तुम्हें मेरा ऑफर पसंद आएगा। एंसेस्टर वन बोल रहे होते हैं पसंद आएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तुम हमारे वुली सेट को अपनी खुद की टेरिटरी दे रहे हो, इससे बेस्ट तो हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। सारे बंदे ग्रीट करते हुए बोल रहे होते हैं, अंकल झाओ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे हमारे ऊपर ना काफी बड़ा एहसान किया है। झाओ बुआई बोल रहा होता है कि मैं सच कहूँ ना तो तुम लोग मुझे काफी ज्यादा पसंद आए। जब भी कोई सेट डिस्ट्रॉय होता है तो नॉर्मली बंदे खुद को बचाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन डिमोनिक कल्टीवेटर्स होने के बावजूद भी तुम एक दूसरे को बचा रहे हो, ये काफी ज्यादा बड़ी बात है। सच को तुम्हारे से हिम्मत वाले लोग हमारे सेट को काफी जरूरत थी, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम लोग तुम्हें अपने अंदर ले रहे हैं। मेरे हिसाब से तुम लीज वन हो ना इन सब में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। तुमने गोल्डन ड्रैगन टेम्पल के हुईकोंग को भी मार दिया था। तुम्हारे ब्रेवरी के चर्चे ना पूरी कंट्री में चल रहे हैं। सच में तुमने काफी ज्यादा कमाल का काम किया। एंसेस्टर वन बोल रहे होते हैं, ओल्ड झाओ सच कहूँ तो बाकी लोगों की तरह ही ना तुम भी बेवकूफ बन चुके हो। हुईकोंग को मारने वाली लीज वन नहीं थी बल्कि चूज वन था। ओल्ड झाओ बोल रहे होते हैं, क्या चूज वन? लेकिन आखिर ये है कौन? अगर ये बच्चा फाउंडेशन रिलम पे है तो मैंने आज से पहले इसके बारे में कभी सुना क्यों नहीं था? एंसेस्टर वन बोल रहे होते हैं, यही तो खास बात है, ये चूज वन है और इसके बारे में किसी को भी ना कुछ भी नहीं पता। सच बताऊं तो इस बच्चे के बारे में जान के ना हम लोग भी काफी शौक रह गए थे और मैं गारंटी कर सकता हूँ जब तुम इसके बारे में जानोगे तुम भी काफी शौक रह जाओगे। जब हमारा वुजी सेट डिस्ट्रॉय हो रहा था तब यही सेम बच्चा ना अपने की रिफाइनमेंट के 4th लेवल पे था, लेकिन अब कुछ दिनों के अंदर ये इतना पावरफुल हो चुका है कि इसने हुईकोंग को अपने हाथों से मारा है और यूनिवर्स पैलेस के अंदर मुझे बचाने वाला और कोई नहीं, यही बच्चा था। अगर ये बच्चा नहीं होता तो मुझे बचाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। शौक होते हुए ओल्ड झाओ बोल रहे होते हैं, की रिफाइनमेंट से फाउंडेशन रिलम तक पहुंचना सच में अपने आप में ना बहुत बड़ी बात है और तुम बोल रहे हो कि इस बच्चे ने ये सफर कुछ दिन में तय कर लिया, जबकि लोगों को ये काम करने में ना सालों लग जाते हैं। सच में ओल्ड वन तुम्हें तो एक बहुत ही कमाल का ट्रेंड मिल गया है, ये बच्चा तुम्हारे सेट को ना सच में काफी आगे लेके जाएगा। एंसेस्टर वन बोल रहे होते हैं कि हमारा चूदन हमारे लिए सोना नहीं है बल्कि डायमंड है और कमाल की बात तो ये है कि इतना कमाल का बच्चा अब तुम्हारे त्याई सेट का हिस्सा बन चुका है, तो इसी वजह से इसके हमारे साथ में होने से हम लोग को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है और जबकि तुम इसके अंकल बन चुके हो तो तुम्हें इसे गिफ्ट देना चाहिए। ओल्ड झाओ बोल रहा होता है, ओल्ड वन तुम बहुत चालाक हो और तुमने मुझे बातों में फंसा भी लिया। वैसे ये बात तो बिल्कुल सच है कि ये बच्चा हमारे सेट का डिसिपल बन चुका है और इसी वजह से इसका प्रोग्रेस करना हमारे लिए भी काफी ज्यादा अच्छा है। चूज वन मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पे पैसेट सीरम दे रहा हूँ। अगर तुम पैसेट को रिफाइन करोगे ना तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। रिफाइनिंग के अंदर ये चीज तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प करेगी। चूज वन बोल रहा होता है, मास्टर क्या मैं ये ले लूं? ओल्ड वन बोलते हैं कि हाँ फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने अंकल झाओ से ना गिफ्ट ले सकते हो और रही बात ये कि तुम इसे रिफाइन कैसे करोगे तो ये टेक्निक तुम मुझसे ले लो। देखो यहाँ पे हम दोनों ही ना तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, हमें डिसअपॉइंट मत करना। ये बोलते वो दोनों ही चूज वन को बहुत से टेक्निक दे देते हैं। वही ये देख लीजन तो काफी खुश हो रहा होता है, पर लेके जल रही होती है। आगे जब हमारा चूज वन होता है वो अपने रीजन में आ गया होता है। चूज वन बोल रहा होता है कि अंगन कॉन्टिनेंट में आए हुए मुझे काफी लंबा टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक मेरे पास में ना खुद की अपनी जमीन नहीं थी, लेकिन अब मेरे पास में खुद की जमीन आ चुकी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी केव के ऊपर प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन लगाऊंगा ताकि मेरी एब्सेंस में कोई भी इसके अंदर एंटर ना कर पाए। फिर वो अपने घर के लिए एक प्लान बनाता है। चूज वन बोल रहा होता है कि कल्टीवेशन रूम होना चाहिए, एक एल्केमी लैब होनी चाहिए, अपने प्लांट्स को रखने के लिए एक प्लांट रूम भी होना चाहिए, साथ ही मैं अपने वेपन को भी अलग रखूंगा और सबसे बड़ा और कमाल का होना चाहिए मेरा हॉल, जो कि देखने में ही ना बिल्कुल परफेक्ट लगे। थोड़ी देर के बाद चूज वन ने अपने घर को कंप्लीट कर लिया होता है। अपने थ्रोन पे बैठते हुए चूज वन बोल रहा होता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब मुझे फील हो रहा है कि मैं एक बहुत ही पावरफुल डिमोनिक कल्टीवेटर हूँ जो कि इस वर्ल्ड के अंदर रूल करने के लिए आया है।
फिर जब हमारा चूज वन होता है वो पैसा सीरम को बाहर निकालता है। चूज वन बोल रहा होता है कि इसे तो मैं यूज करना भूल ही गया था, कब से यहाँ पे सीरम को ना मैंने अपने पास में रख रखा है। वैसे देख के लग रहा है जब मेरी ब्लड वायर है ना वो इसमें काफी इंटरेस्टेड है। चूज वन पूछता है ब्लड वायर क्या तुम्हें ये चाहिए क्या? चूज वन बोल रहा होता है कि इस मैनुअल के हिसाब से मैं जो ब्लड वायर है ऐसा हो सकता है कि वो एक एंशिएंट पैरासाइट का डिसेंडेंट हो। अगर मैं इसे यहाँ पे कंज्यूम करने के लिए काफी सारा ब्लड देता हूँ तो हो सकता है कि अपने एंसेस्ट्रल पावर्स को ये रीगेन कर ले। उसके बाद में ये भी ना काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि जो एंशिएंट पैरासाइट होते हैं वो काफी ज्यादा रेयर होते हैं और काफी ज्यादा पावरफुल भी। चूज वन बोल रहा होता है कि अब ये मेरे लक के ऊपर है, मैं यहाँ पे सीएम तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसे खा सकते हो। देखते हैं कि इसे खाने के बाद तुम कुछ कर पाते हो या नहीं। तो अभी जो वहाँ पे ब्लड वायर होता है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। चूज वन सोच रहा होता है मैं फील कर सकता हूँ जो मेरा ब्लड वायर था वो यहाँ पे इवॉल्व कर रहा है। वैसे यहाँ पे मैनुअल के अंदर लिखा हुआ है कि पैरासाइट को इवॉल्व करने में ना कुछ महीने लग सकते हैं। ऐसे में कंटेंट में बैठ के वेट करना अपने आप में बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। इस लंबे से वेट को छोटा करने के लिए मैं जा रहा हूँ अपनी गैंग के पास में। वहाँ पे जो 1 महीने का टाइम हो 3 दिन में निकल जाएगा और जब मेरी कल्टीवेशन भी है ना वो भी काफी तेजी से बढ़ने लगेगी। मुझे कंटेंट में आए हुए काफी टाइम हो चुका है, पता नहीं इतने टाइम के अंदर अर्थ पे क्या हुआ होगा। कहाँ जब मैं वापस जाऊँ तो मुझे बहुत सारे पावरफुल बीस्ट मिल जाए जिनका यूज करते हुए मैं कुछ बहुत ही पावरफुल बना सकूं। चूजन के वापस आते गैंग के बंदे बोल रहे होते हैं बॉस फाइनली वापस आ गए। चूजवन पूछता है कि जब मैं गया हुआ था तब यहाँ पे कुछ हुआ क्या? तभी उसके बंदे बताते हैं कि ज्यादा चीजें तो नॉर्मल रही पर यहाँ पे एक इंसिडेंट बहुत अजीब हुआ। आपको पता है लॉन्गजन सिटी के अंदर एक 2 सर वाला पाइथन दिखा है और सबसे कमाल की बात तो ये है ना कि उसकी लेंथ तकरीबन 50 मीटर है। वो पूरी सिटी को ना अकेले डोमिनेट कर पा रहा है। जो आर्मी के लोग थे वो सब कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे। आपको पता है 2 महीने पहले लॉन्गजन डिस्ट्रॉय करने के बाद में वो डोंगू आया था। आपको पता है वो सिटी में आते ही ना हर जगह तबाही मचा रहा था, लेकिन तभी आपकी फॉर्मेशन के अंदर फंस गया। पर कमाल की बात तो ये थी ना कि वो आपकी फॉर्मेशन से भी बाहर निकल गया और तब से जो लिंगन आर्मी के लोग हैं वो उसको ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं, पर बहुत ट्राई करने के बावजूद भी वो उसे ढूंढ नहीं पा रहे। बाहर निकलते हुए चूजवान बोल रहा होता है कि मैंने यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन बनाया था जिसमें एंटर करने के बाद में कोई बीस्ट नहीं बच सकता। अगर ये पाइथन सर्वाइव किया है इसका मतलब ये काफी ज्यादा पावरफुल है। ऐसा भी हो सकता है कि इस पाइथन की सोल के पास में बहुत ही यूनिक पावर्स हो और मैं यहाँ पे इसका यूज करते हुए एक कोर स्पीड बना सकूं। अगर तो मैं ऐसा कर पाया तो मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। सीन चेंज होता है हमें डोंगू सिटी के लॉन्गजन आर्मी का बेस का सीन दिखाया जाता है। कमांडर लिन क्या बोल रही होती है कि वो 2 सर वाला पाइथन लास्ट टाइम यहीं पे दिखा था। हमें यहाँ पे आसपास के एरिया में ना अच्छे से ढूंढना होगा, वरना अगर वो कभी यहाँ से निकल गया तो वो जहाँ पे भी जाएगा वो काफी तबाही मचाएगा। वांग गैंगजियान, वैसे जो ये डोंगू है तुम्हारी रीजन है ना, तुम्हें कोई आइडिया है क्या कि वो पाइथन कहाँ पे हो सकता है? वांग बोल रहा होता है कमांडर अगर मैं सच को तो हमारी सिटी के अंदर एक बहुत पावरफुल बंदा रहता है और अगर तो वो पाइथन उस बंदे के सामने आ गया होगा ना तो उस पाइथन को पकड़ना क्या उस बंदे के लिए पाइथन को मारना भी ना काफी आसान रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि जिस पाइथन को हम ढूंढ रहे हो वो ऑलरेडी मर चुका है। कमांडर लिन क्या बोल रही होती है कि तुम फालतू बातें कर रहे हो, इतना पावरफुल आज के टाइम में ना कोई नहीं है। जनरल ली ने कहा है कि तुम लोग जिसकी बात कर रहे हो ना वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, पर इतना भी नहीं कि पाइथन को हरा दे। तो इसी वजह से उस बंदे के बारे में र्यूमर फैलाना बंद करो। तो अभी एक बंदा पॉइंट करते हुए बताता है कि मैं पानी के अंदर कुछ देख पा रहा हूँ, शायद से वो पाइथन ना हमारी तरफ आ रहा है। तभी दूसरे कमांडर ऑर्डर करते हैं कि पाइथन को फंसाया जाए। ये बोलते हुए उस पाइथन के ऊपर जाल फेंक देते हैं। साथ ही कमांडर लिथियामो के इशारे के ऊपर उसके ऊपर शूट करना भी स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते थोड़ी देर फायरिंग करने के बाद ही स्नेक मूव करना बंद कर देता है। ये सब कुछ देखते हुए चूजवान सोच रहा होता है क्या ये गोली से मारा गया? सच में इस पाइथन ने मुझे यहाँ पे काफी डिसअपॉइंट किया है। यहाँ पे आने का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, मेरा फालतू में टाइम वेस्ट हो गया। बॉस वांग बोल रहा होता है क्या ये पाइथन मारा गया? कमांडर लिन कियान बोल रही होती है कि लास्ट टाइम मैंने पाइथन को काफी इंजर्ड कर दिया था, इसी वजह से इसको यहाँ पे मारना ना इस बार हमारे लिए काफी आसान था। लेकिन तभी वो पाइथन अटैक करते हुए कमांडर लिन को खा जाता है। चूजवान सोच रहा होता है ये सभी लोग काफी बड़े बेवकूफ थे, इन लोगों ने वक्त से पहले ही खुशी मनाना स्टार्ट कर दिया था। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी कि पाइथन भी काफी ज्यादा स्मार्ट है, इसने यहाँ पे इन लोग के सामने मरने की एक्टिंग करी और जैसे ये कमांडर्स ऑफ गार्ड हुए इसने यहाँ पे इन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया। अगर मैं एक बार के इस पाइथन के सोल को एक्सट्रैक्ट भी कर लेता हूँ ना तो ये इतना चालाक रहेगा और इसकी चालाकी मेरे को पक्का से फ्यूचर में काफी ज्यादा बेनिफिट कर सकती है। इतना चालाक जानवर बना इसलिए है ताकि वो मेरी गुलामी कर सके। 2 सर वाले पाइथन जल्दी तुम्हें नौकर बनने वाले हो। अब इसका क्या होगा वो हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।